हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ सलीम। जैसा कि मैं आपको पहले ही इस चैप्टर में बल तथा गति के नियम के बारे में बता चुका हूं कि बल क्या होता है और गति के नियम क्या है। इनके काइंड्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता चुका हूं कि कितने काइंड्स हैं और इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, किससे रिलेटेड है। मैंने पहले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बाई डायग्राम मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, बट अब आपको बता रहे हैं मेरे को कि बल क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूं बल क्या है। बल वह धक्का व खिंचाव, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करें, बल वह धक्का, जब किसी वस्तु पे हम धक्का देते हैं तो उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी पोजीशन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। स्थिति में या पोजीशन में परिवर्तन हो जाए तो इसी धक्के को हम कहते हैं बल कहते हैं। और खिंचाव भी होता है, अगर किसी वस्तु को हम पकड़ के खींचें तो भी उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यदि उस स्थिति में ना परिवर्तन करे तो उस कंडीशन में उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से धक्का हो या खिंचाव हो तो वस्तु की आकार व स्थिति में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं बल वह धक्का व खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन होता है। अब टॉपिक पे आते हैं बल के प्रकार। तो मैं आपको बताता हूं कि जो फोर्स बल वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल दूसरा है असंतुलित। संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल में आप क्या बताएंगे, संतुलन में हो। असंतुलित बल में क्या होगी, वस्तु संतुलन में ना। तो वैसे क्या है, बल कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, संतुलित बल और बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स। बैलेंस मींस संतुलित बल और असंतुलित बल। बट आपको बताना है हमें कि संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक स्टिक है, जैसे मेजरमेंट आपने देखा है, सब्जी लेने गए होंगे तो तराजू देखा होगा। तराजू के एक साइड भी वेट रखते हैं, दूसरी साइड भी क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। जब स्टिक सीधी रहती है, जब दोनों तरफ के वेट क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो वेट एक तरह से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स। ये वाला यहाँ नीचे लेके आता है, ये वाला नीचे। जब दोनों तरफ के फोर्स बराबर होते हैं तो ये स्टिक क्या होती है, संतुलन में होती है। कैसे होती है, संतुलन में, ना ऊपर की मूव करती है ना ही नीचे की। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि वस्तु संतुलन में है, उससे लगने वाले बल भी संतुलन में। तो इस तरीके से संतुलन की स्थिति में दो, कम से कम कितने बल होंगे, दो, अधिक से अधिक कितने भी हो जाए। तो किसी वस्तु में दो या दो से अधिक, किसी वस्तु में दो या दो से अधिक लगने वाले बल के कारण वस्तु किसमें हो, संतुलन में हो, तो हम कह सकते हैं इन बलों को संतुलित बल। क्या कह सकते हैं, संतुलित बल। एनी प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, संतुलित बल। अब टॉपिक पे आते हैं कि बल, संतुलन बल क्या है, संतुलित बल क्या है। संतुलन बल ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं संतुलित बल। जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, वस्तु संतुलन में होती है, तो हम कह सकते हैं ऐसे बलों को संतुलित बल। अब आते हैं असंतुलित बल में, इसी का जस्ट अपोजिट, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल कार्य करें और वस्तु संतुलन में ना हो, तो हम कह सकते हैं ऐसे बलों को असंतुलित बल। ना वैसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन में ही मैंने तो बता दिया संतुलित बल क्या है, संतुलित बल क्या है। मीन्स जब दोनों तरफ के बल बराबर होंगे तो इनका परिमाण क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और मान क्या होंगे, बराबर। ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, जीरो जाता है। सपोज दैट संतुलित बल, जब किसी वस्तु में दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, उनका परिमाण शून्य होता है, तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक
बल कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य होता है, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, उनका परिणामी शून्य नहीं होता है, ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर? नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन के गति के नियम। इसके न्यूटन के गति के न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। न्यूटन के नियम, सबसे पहले गैलीलियो ने किसी आनत तल पर, किसी आनत तल समझते हो ना, ढाल, मान लो ये हमारे पास कोई आनत तल है, इस आनत तल पर एक वस्तु रखी है। उन्होंने इस वस्तु को देखा कि जब किसी आनत तल से केंद्र समतल से कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उस पर कोई बाहुबल कार्य ना करे, तो वो सदैव एक निश्चित चाल से नीचे आती है। किससे आती है? एक निश्चित। किसने देखा? गैलीलियो ने। किसने देखा? गैलीलियो ने। और उन्होंने बताया कि तब तक निश्चित चाल से आएगी जब तक इस पे कोई बाहुबल जैसे असंतुलित बल कार्य ना करे, ये तभी तक आ सकती है। तो इसे गैलीलियो ने देख करके बताया कि किसी वस्तु की जो गति होती है वो बल पर निर्भर करती है, वो निश्चित चाल पर होगी या निश्चित चाल पर होगी, उस पर लगने वाले बल पर निर्भर करता है। इसी गैलीलियो के विचार को न्यूटन ने प्रस्तुत किया 1686 में। कब किया? 1686 ईस्वी में। क्या प्रस्तुत किया? न्यूटन ने अपने बल और गति के नियम को लेकर के कुछ नियम दिए, उन्हें न्यूटन की गति के नियम कहे गए। उसे 1686 में किसने दिया था? न्यूटन ने। गैलीलियो ने सबसे पहले किसी नत समतल पर रखी वस्तु को देखा, उन्होंने देखा कोई निश्चित चाल से नीचे आ रही है, तो उन्होंने ये विचार किया कि वो निश्चित चाल से क्यों आ रही है, स्पीड ज्यादा क्यों नहीं हो रही और कम क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने ये बताया कि उस पर कोई बाहुबल कार्य नहीं कर रहा है। तो ये जब तक बाहुबल कार्य नहीं करेगा उसकी स्थिति और उसकी गति पर परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वस्तु की गति बल पर निर्भर करती है। तो इनके गैलीलियो का जो विचार था, इसको न्यूटन ने प्रस्तुत किया। न्यूटन ने अपने बल को लिया और गति के नियम लिए। गति के नियम और बल के नियम दोनों को लेकर के न्यूटन ने 3 नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम या गति के नियम कहा जाता है। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? कितने ईस्वी में दिया था? 1686 ईस्वी में न्यूटन का प्रथम नियम। इसका न्यूटन का प्रथम नियम एंड सेकेंड न्यूटन का द्वितीय नियम एंड तीसरा न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए गति के लिए? 3 नियम। उन नियमों को क्या नाम दिया गया? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। उन्होंने न्यूटन ने अपने बल के नियमों को और गति के नियमों को मिलाकर के 3 नियम दिए। वो क्या हो गया? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। इन्हें हम कहीं बोल सकते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। वैसे न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं? 3, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब टॉपिक पे आता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन की गति के नियमों के विचार किसने प्रस्तुत किए थे? गैलीलियो ने। किसने किए थे? गैलीलियो ने। किसने किए थे? गैलीलियो ने। किसने किए थे? गैलीलियो ने। इसके बाद इसकी विचार को किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने। और उस विचार को प्रस्तुत करने के साथ जो नियम दिए थे, किसने दिए थे? न्यूटन ने। इसलिए नियम को क्या बोलते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। नोट कर लीजिए।
Good morning students, welcome to the online class of Shivaji Group of Institution. Today we will continue our chapter क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध हैं। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक बात कर चुके थे कि पदार्थ की क्लासिफिकेशन क्या है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और उसका शुद्ध पदार्थ का भी बाइफर्केशन देखा था, तत्व और यौगिक, है ना, और अशुद्ध पदार्थ जिसको हम मिश्रण कहते हैं उसका भी बाइफर्केशन देखा था कि समांगी मिश्रण होते हैं और विषमांगी मिश्रण होता है। आगे बात करेंगे विलयन की। तो विलयन क्या होता है? विलयन बेसिकली दो चीजों से बना होता है जिसको हम बोलते हैं, पहला है आपका विलेय जिसको कि हम कहते हैं सोल्यूट, और दूसरा जो होता है वो होता है विलायक। यानी विलयन क्या है? बेसिकली विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। तो विलेय क्या है? जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है, जो कम क्वांटिटी में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय कहते हैं। और विलायक क्या होता है? विलायक की क्वांटिटी या अमाउंट ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन की डेफिनेशन क्या बनी? विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और इसमें जो ये वर्ड है समांगी, ये जरूरी है। देखिए विलयन क्या है? विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो विलेय क्या है? जिसकी अमाउंट कम हो। विलायक क्या है? जिसकी अमाउंट ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए चीनी में जल, मतलब जल में चीनी। अब मान लीजिए जल आपने एक गिलास ले लिया और उसमें आपने चीनी कितना डाली? 2 स्पून, 3 स्पून, ठीक है। तो पानी ज्यादा लिया और चीनी जो है आपने कम ली, तो जो पानी है वो आपका विलायक बन गया और जो चीनी है आपकी वो विलेय बन गई। तो यही बताना चाह रहे हैं कि विलयन क्या है एक्चुअली? विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। समांगी क्यों? क्योंकि जब ये मिश्रण विलयन बन जाता है, ठीक है, तो पता नहीं लगता कि क्या चीज उसमें विलेय थी, क्या चीज आपने घोली थी। जैसे आपने पानी में एक बार चीनी घोल दी तो पता नहीं लगेगा कि फिर उसमें क्या घोला, ठीक है। इसी तरीके से पानी में आपने नमक घोल दिया तो पता नहीं चलेगा कि नमक कहाँ चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब देखिए ये 3 तरीके के विलयन होते हैं। पहला हो गया आपका द्रव विलयन, दूसरा हो गया गैसीय विलयन और तीसरा हो गया ठोस विलयन। तो द्रव विलयन जैसा कि आपको पता है कि विलयन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? लिक्विड नेचर का होगा। जैसे आप देखिए सोडा हो गया, ठीक। गैसीय विलयन में नेचर कैसा होगा? गैसीय नेचर का होगा, गैसियस नेचर का होगा। और एग्जाम्पल क्या है इसका? वाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए ठोस विलयन। ठोस विलयन यानी कि इसका जो नेचर है, इसकी जो अवस्था है वो कैसी होगी? ठोस वाली होगी। आप देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मिश्र का मतलब मिक्स्ड और धातु का मतलब तो आपको पता है। तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं तो वो मिश्र धातु बन जाती है। तो मिश्र धातु में देखिए पीतल हो गया आपका। पीतल में क्या होता है? कॉपर एक धातु होती है, दूसरा जिंक होती है। कॉपर का कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा होता है 70% और जो जिंक होती है वो 30% होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया द्रव विलयन, गैसीय विलयन और ठोस विलयन के बारे में, ठीक है। द्रव विलयन की जो नेचर या जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो लिक्विड की होती है। गैसीय विलयन की जो अवस्था होती है वो गैसियस नेचर की होती है और जो ठोस विलयन होता है वो ठोस विलयन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो विलयन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने 3 स्टेट्स पढ़ रखी है ना, ठोस, द्रव और गैस। तो इसी के आधार पर विलयन को हम 9 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। उसी तरीके से द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। उसी तरीके से गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में, ठीक। तो इस तरीके से विलयन के कुल कितने प्रकार हो गए? 9। तो आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए ठोस का ठोस में विलयन, यानी जो विलयन बना रहे हैं आप, ठीक है, वो दोनों ही चीजें आपकी ठोस होनी चाहिए। यानी विलय और विलायक आपका ठोस होना चाहिए। जैसे कि मिश्र धातु, मिश्र धातु में विलय और विलायक दोनों आपके ठोस ही नेचर के हो। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, देखो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो विलायक होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा वो आपका विलय कहलाएगा। इसमें देखो तांबा जो है, जो कॉपर है आपकी धातु वो 70% है और जो जिंक है वो 30%। तो इसमें आपका विलय हो गया जिंक और विलायक हो गया कॉपर। समझ आ रही बात? तो देखो ठोस का ठोस में विलयन एग्जाम्पल मिश्र धातु, जैसे आप इस तरीके से ठोस का द्रव में, यानी इसमें भी विलय और विलायक आपका दोनों सेम होगा। एग्जाम्पल है आयोडीन टिंचर। आयोडीन टिंचर बेटा बनाया जाता है, आयोडीन धातु ले ली जाती है, उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया जाता है, वही होता है आयोडीन टिंचर, ठीक है। तो उसमें अल्कोहल आपका सॉल्वेंट हो जाता है, विलायक हो जाता है और आयोडीन आपकी सॉल्यूट हो जाती है। फिर देखिए ठोस का गैस में, तो ठोस और गैस। तो ठोस का गैस में एग्जाम्पल है आपका धुआं, ठीक है। धुआं में क्या होता है? वायु में कार्बन के कण मिक्स्ड होते हैं, वही आपका एग्जाम्पल हो जाता है ठोस का गैस में विलयन, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रव का ठोस में विलयन, एग्जाम्पल है जेली, सभी ने देखी हुई है। उसके बाद देखिए द्रव का द्रव में विलयन, यानी जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। तो एग्जाम्पल देखिए वाटर ले लिया आपने, उसमें अल्कोहल डाल दिया,
हो गया एग्जाम्पल आपका द्रव का द्रव में, ठीक। उसके अलावा द्रव का गैस में विलयन, द्रव और गैस दोनों होने चाहिए, तो आप देखिए वायु और जलवाष्प, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद गैस का ठोस में, गैस का ठोस में विलयन देखिए हाइड्रोजन आपकी गैस हो गई, ठीक है, और पैलेडियम एक धातु होती है जो कि ठोस होती है, तो हाइड्रोजन गैस को आपने पैलेडियम धातु में मिला दिया तो वो क्या बन गया, गैस का ठोस में विलयन, ठीक है। उसके बाद देखिए गैस का द्रव में विलयन, तो गैस का द्रव में विलयन का एग्जाम्पल है आपका सोडा वाटर, और लास्ट में जो आता है वो आपका गैस का गैस में विलयन है, और गैस का गैस में विलयन एग्जाम्पल है वायु, सभी नोन है। वायु क्या है, एक विभिन्न गैसों का मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसेस मिली होती है। मेनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद अन्य गैसेस होती है। तो गैस का गैस में विलयन का एग्जाम्पल आपका वायु है। अब विलयन जो है वो दो तरीके के और होते हैं, देखिए ये इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। पहला है जो आपका तनु विलयन जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा है आपका सांद्र विलयन जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, तो पहले बात करते हैं तनु विलयन की। तो तनु विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें जो आपने विलय लिया है, वैसे भी विलय की अमाउंट कितनी होती है, कम होती है, और विलय ज्यादा होता है। तो तनु विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलय की कम अमाउंट, ठीक है। और जो सांद्र विलयन, और हाँ इसको हम एक कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं जो पतला हो, ठीक है, और सांद्र का मतलब होता है जो गाढ़ा हो, ठीक है। तो तनु विलयन क्या है, जिसमें जो आपका विलय है उसकी अमाउंट कम है, ठीक है, तो वो पतला होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच शक्कर डाली हुई है तो वो पतला ही है। अगर आपने एक गिलास पानी में 5 चम्मच शक्कर डाली है, ठीक है, तो 5 वाले के कंपैरिजन में 2 चम्मच शक्कर वाला तो पानी पतला ही होगा ना। तो इसलिए तनु विलयन और सांद्र विलयन में ये डिफरेंशिएशन हो गया कि तनु क्या है जिसमें आपकी जो विलय की मात्रा है वो कम है, और सांद्र क्या है जिसमें आपकी विलय की मात्रा ज्यादा है। और तनु विलयन पतले होते हैं और सांद्र विलयन गाढ़े होते हैं। अब बात करते हैं हम विलयन के गुण या प्रॉपर्टीज क्या है विलयन की। तो सबसे पहली और जो मेन है वो है कि विलयन जो भी होगा वो कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा, यानी उसका एक समान कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा होगा, एक ही फेज में होगा वो विलयन, ठीक है। तो समांगी मिश्रण होते हैं विलयन। दूसरी बात, अगर हम विलयन को छाने तो उससे हम विलय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी छानने से विलय तथा विलायक के कणों को हम अलग नहीं कर सकते, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जो विलयन के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, साइज उनका 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये विलयन के कण क्या है, बहुत छोटे होते हैं, इसी वजह से हम अपनी साधारण आंखों से विलयन के कणों को नहीं देख सकते, ठीक है। अपने छोटे आकार के कारण ही विलयन, जैसे अगर आप प्रकाश का मार्ग मतलब प्रकाश लाइट आप डालते हैं तो उसमें प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो उसका आकार जो है विलयन के कणों का वो बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है विलयन की, तो विलयन क्या होते हैं बेटा, स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब स्टेबल होते हैं, अगर आप उसको काफी टाइम तक के रखे रहने दीजिए तब भी उसमें आप विलय और विलायक के कणों को अलग अलग नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। आप लंबे समय तक रख दीजिए तब भी उसमें आपको विलय के पार्टिकल अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ये प्रॉपर्टीज किसकी, विलयन की। नेक्स्ट है आपका विलयन की सांद्रता। जैसे हमने आपको बताया था सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, वैसे ही ये सांद्रता है, यानी कंसंट्रेशन किसी विलयन का क्या होता है। तो जो विलयन की सांद्रता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका संतृप्त विलयन और दूसरा है असंतृप्त विलयन, ठीक है। तो जो संतृप्त विलयन होता है उसका पहले मतलब समझिए कि संतृप्त विलयन में एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जब विलय पदार्थ यानी जो भी चीज आप घोल रहे हैं, ठीक है, उसी को विलय कहते हैं, जो चीज घोली जाती है जिसकी अमाउंट कम होती है। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर जो विलय पदार्थ है उसको घोलते जाने पर जब जो आपका विलयन है, ठीक है, उसमें और अधिक विलय पदार्थ ना घुल पाए, ठीक है, तो उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या है, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर विलय के पदार्थ को घोलते जाने पर एक ऐसा टाइम आता है कि जब विलयन में और अधिक विलय नहीं घुल पाता, तो हम उस पॉइंट पे, उस टाइम पर जो विलयन बना होता है उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी कि अब वो विलयन संतृप्त हो गया है, सैचुरेट हो गया है, अब उसमें और अमाउंट विलय की नहीं घोली जा रही है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए।
संतृप्तता का मतलब एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत कुछ प्यास लगी हुई है और आप आए, आपने एक गिलास पानी पिया, अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी और प्यास लग रही है, फिर आपने दूसरा गिलास भी पी लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी और पानी पीना है, ठीक है, तीसरा भी पी लिया। अब जब चौथा वाला लिया तो उसमें आप आधा ही पी पाए, ठीक है। अब आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप चौथे वाले को पूरा खत्म कर लीजिए, तो जब 3.5 गिलास आपकी संतृप्तता लेवल आ गई, ठीक है। तो संतृप्त का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर और अधिक कोई चीज ना अंदर जाए, या विलय के पदार्थ घोलने जाने पर जब विलय में और अधिक विलय पदार्थ ना घुले तो हम उस पॉइंट पर उस सॉल्यूशन जो बन रहा है आपका, उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। अब हम बात करें अगर असंतृप्त विलयन की, तो इसमें भी वही कंडीशन है। अच्छा, संतृप्त विलयन में एक मेन चीज यहाँ पे ये देखने वाली है कि टेम्परेचर कैसा है, निश्चित है या फिक्स्ड है, यानी टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर जो आप विलय पदार्थ घोल रहे हैं वो घोलते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें और अधिक विलय नहीं घुल पाएगा, वही टाइम वही पॉइंट जो आपका विलयन बना होगा उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर असंतृप्त विलयन की, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर अगर किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलय की जो मात्रा है, यानी जो चीज आप घोल रहे हैं विलय, उसकी जो मात्रा है वो संतृप्तता से कम हो, संतृप्तता मतलब सैचुरेशन लेवल से कम हो, यानी कि आपने घोला, ठीक है, घोलने के बाद जो विलयन बना उसको बस कर दिया। अगर आप अभी चाहें तो उसमें और अधिक विलय डालें और घोल दें तो घुल जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने और अधिक नहीं घोला, इसीलिए कह रहे हैं कि जो मात्रा है विलय की वो संतृप्तता से कम है। संतृप्तता तो तब आती है जब और अधिक विलय की मात्रा ना घुल पाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, विलय की और मात्रा घुल सकती थी लेकिन आपने नहीं घुली, तो क्या है यहाँ पे संतृप्तता से कम है विलय की मात्रा, तो हम ऐसे विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। बात समझ में आ गई। तो विलयन की सांद्रता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त क्या है, एक ऐसा विलयन एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब आप विलय पदार्थ को घोल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि और अधिक उसमें विलय नहीं घुल पाता है, तब जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब अगर बात करें असंतृप्त की, तो घोले जो विलय पदार्थ आप घोल रहे हैं उसका जो लेवल है वो संतृप्तता से कम है, यानी अभी आप अगर चाहें तो और अधिक विलय उसमें घोला जा सकता है, पर आपने नहीं घोला, अब जो विलयन बना वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Hello students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Pradeeksha Chan and I am going to explain the chapter Diversity of Living Organisms. So उससे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है कि वर्गीकरण की जो इकाइयां हैं वो क्या क्या हैं और वर्गीकरण की खोज किसने की। तो वर्गीकरण दिया था चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने, कौन सी बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, दिया था 1859 में। और जो हमारे कैरोलस लीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, सिस्टमा नेचुरली नाम की बुक लिखी थी और क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की खोज की थी, यानी द्विनाम पद्धति को दिया था। वर्गीकरण की इकाइयां किसने बताई, कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरली में लिखा था पूरा वर्गीकरण। तो लीनियस के अनुसार वर्गीकरण की कितनी इकाइयां हैं, 6 इकाइयां हैं, जिनमें से सबसे पहली कौन सी है, जाति, दूसरी है श्रेणी या फिर वंश, तीसरी है कुल, और उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग और फिर संघ, जिसमें से बताया गया है कि जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वो कौन सी है, जाति। जाति क्या होगी, सबसे छोटी इकाई मानी गई है वर्गीकरण की। पूर्ण रूप से दिखने वाले जंतुओं को एक जाति में, जैसे पूर्ण रूप से दिखने वाले जंतु, जैसे हम किसी एनिमल को देखते हैं और वो हमें बिल्कुल सेम दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कैटेगरी यानी उसको एक जाति में रख देंगे। जैसे हम लोग बिल्ली देख रहे हैं तो बिल्ली जैसे जितने भी हम लोग को एनिमल दिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बिल्ली है, उसको रख देंगे, हाँ ये कैट है, इस वाली जाति में इसको रखना चाहिए। और समान गुणों वाली सभी जातियों को एक श्रेणी में, श्रेणी को मिलाकर एक कुल में, समान गुणों वाली जातियों को, अभी तक हमें क्या करना था, पूर्ण रूप से दिखने वाले जंतु को एक जाति में रखना, यानी जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे थे, इनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम थी, उसको हम लोग रख रहे थे एक जाति में, और समान गुणों वाली सभी जातियों को एक श्रेणी में। यहाँ पर हम लोग अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसके फीचर्स की बात करेंगे कि अगर गुण समान है, किसी भी एनिमल की बात करेंगे, अगर उसके गुण समान है, कैरेक्टर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक श्रेणी में रखेंगे, उसकी जाति को,
उसके बाद क्या करेंगे, उस श्रेणी को क्या करेंगे, उस मिला के, जैसे कोई एनिमल देखा वो सामने से बिल्कुल सेम दिखा, 3-4 एनिमल्स हम लोगों ने देखे, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम होती है, तो फिर क्या करेंगे, उसको एक जाति में रख देंगे। जाति में क्या करेंगे कि अगर गुण हमें समान दिखे उन सभी एनिमल्स के, तो उसको मिलाकर हम लोग एक श्रेणी में, कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर श्रेणियों में भी कुछ हमें डिफरेंस लगा या फिर समान लगा, तो उसको मिला के रख देंगे कुल के अंदर, एक फैमिली में, कि हाँ ये फैमिली का मेंबर हो सकता है। उसके बाद क्या करना है कि समानता प्रदर्शित करने वाले कुलों को एक गण में रखते हैं। समानता प्रदर्शित करने वाले कुलों को, यानी यहाँ पे फैमिली की बात की जाए, अगर उन एनिमल्स की जो कैरेक्टर्स है, उनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, उनकी और भी बहुत सारी चीजें, एनाटॉमी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी जो फैमिली है उसको मिला के एक गण बना लेंगे। अब जो गण है उनको एक वर्ग में रखेंगे, यानी उसकी भी हम लोग एक क्लास डिसाइड करेंगे कि ये किस क्लास में होना चाहिए, और जो वर्ग है उनको बना लेंगे एक संघ, यानी फाइलम की बात की जा रही। तो फाइलम जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम निमेटोडा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, या फिर संघ नाइडेरिया, संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज, संघ प्रोटोजोआ, ये जितने भी संघ हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्या होंगे, कैसे बनेंगे, जाति। जाति के बाद क्या करेंगे, उसको एक गण में, श्रेणी में रखेंगे, फिर कुल में रखेंगे, फिर गण में रखेंगे, फिर वर्ग में रखेंगे, फिर संघ, तब जाके संघ बनता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी एनिमल का हम लोग अगर कैटेगरी डिवाइड करेंगे, किसी भी एनिमल की बात की जाए, या प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो पहले क्या करेंगे, पादप जगत या जंतु जगत लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर उसको क्या होगा, वहां पे किंगडम, कि एनिमल है या फिर प्लांट है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका फाइलम क्या है, यानी वो किस संघ से बिलोंग कर रहा है, किस संघ के उसमें लक्षण पाए जा रहे हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे किस वर्ग का है, यानी उसके वर्ग में कौन कौन से समूह आ सकते हैं, कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे किस गण का है। उसके बाद आता है कुल, उसके बाद आता है वंश, फिर उसके बाद जाति। यानी किसी भी हम लोग एनिमल को अगर डिवाइड करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लांट है कि एनिमल है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस संघ का है, फिर डिसाइड करेंगे किस वर्ग का है, फिर गण क्या है उसका, फिर कुल क्या है, फिर वंश क्या, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसकी जाति क्या है। उसके बाद क्या होता है कि संघ, पादप जगत या जंतु जगत मिलाकर क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। और संघ क्या, जो वर्ग बनेगा वो क्या बनाएगा, संघ बनाएगा। जो गण बनाएंगे वो वर्ग बनाएंगे, कुल बनाएंगे गण, और वर्ग वंश बनाएंगे कुल, जाति बनाएगा वंश, और वंश बना रही क्या, जाति। अब लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। तो किंगडम क्या होगा क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने वहां लिख रखा है, तो किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनिमल्स की बात करें। अगर यहाँ पर हम लोग प्लांट की बात करते हैं, या फिर यहाँ लिखा होता क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, किंगडम प्लांटी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, इसलिए हम लोग लिखेंगे किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होगा हम लोग का फाइलम, संघ लिख रखा है। फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों होगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आते हैं, और कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। तो हम लोगों में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और फुली डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट है सब फाइलम, यानी उसका उपसंघ क्या होगा। पहला क्या था, पादप जगत या जंतु जगत, तो हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, जंतु जगत से, तो क्या होगा हम लोग का संघ, एनिमेलिया। उसके बाद फाइलम यानी संघ की बात की जाए तो संघ क्या होगा, कॉर्डेटा, क्योंकि हम लोगों में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। नेक्स्ट होगा उपसंघ या फिर सब फाइलम, तो सब फाइलम क्या होगा इसका, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड, बैकबोन भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है, पाई जा रही है, और कब से पाई जा रही है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से, यानी जब हम लोग एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं तब से वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो हम लोग के अंदर डेवलप हो जाती है। तो सब फाइलम क्या हो गया, वर्टिब्रेटा। क्लास क्या होता है कि मेमेलिया। मेमेलिया कैरेक्टर क्या होते हैं, पूरी बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं, और क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड है वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है सब क्लास, यानी यहाँ पर सब क्लास पूछी गई, तो सब क्लास
बिलोंग करते हैं हम लोगों से। फिर ऑर्डर की बात की तो ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेट्स। प्राइमेटा एक समूह है जिसमें कहा जाते हैं मंकी। उनके कैरेक्टर भी हमारे अंदर होते हैं। तो हम लोग को, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि सारी जो एक दूसरी श्रेणियां हैं उनको हम लोग देख के डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमेट्स। नेक्स्ट फैमिली। फैमिली क्या हो जाएगी? होमोनिडी। नेक्स्ट है जीनस। जीनस जैसे वहां पर वंश, तो जीनस क्या हो जाएगा? होमो, क्योंकि हम लोग का नाम क्या है साइंटिफिक? होमो सेपियंस। तो जीनस क्या हो जाएगा? होमो, और स्पीशीज क्या हो जाएगी? सेपियंस। एक चीज याद रखने वाली बात है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोगों को ये पता है कि जो जीनस होता है उसका जो कैपिटल फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और स्पीशीज जो होती है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। तो हम लोग किसी भी एनिमल का अगर साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर लिखेंगे यहाँ पर, कैपिटल लेटर, और जो स्पीशीज होगी वो पूरी स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। और क्या करना है कि ये इटैलिक फॉर्म में होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने वर्गीकरण की खोज की थी अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, और लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और इनकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि वर्गीकरण की इकाइयां क्या होती हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, की किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो वर्गीकरण की 6 इकाइयां होती हैं अकॉर्डिंग टू लिनियस। उन्होंने बताया था कि वर्गीकरण की जो इकाई है वो पहली जाति, दूसरी श्रेणी या फिर वंश, तीसरा कुल, फिर गण, फिर वर्ग और फिर संघ, जिसमें से सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है जाति। और पूर्ण रूप से दिखने वाले जंतुओं को एक जाति में रखा, यानी अगर वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं कि हर तरह से, तो उसको कहाँ रख देंगे? उसकी जाति में। ये जो फाइलम है ये जाति में बिलोंग कर रहा है। समान गुणों वाली सभी जातियों को एक श्रेणी में रखा गया है। एक श्रेणी में समान गुणों वाली, यानी अगर उसके कैरेक्टर बिल्कुल सेम होंगे तो उसको कैसे रखेंगे? वहां पर एक श्रेणी में रखेंगे, एक सीरीज होगी उनकी। उसके बाद श्रेणी को मिलाकर एक कुल में, अब इन श्रेणियों को, जैसे एक श्रेणी को बना ली तो श्रेणियों को मिलाकर हम लोग क्या बनाए? ग्रुप बनाए। तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कुल। समानता प्रदर्शित करने वाले कुलों को एक गण में रखेंगे। समानता प्रदर्शित करने वाले कुलों को, यानी कि फैमिली बनाई हम लोगों ने, अगर वो आपस में समान है, अगर किसी एनिमल को, बहुत सारे एनिमल्स को हम लोगों ने रखा, वो आपस में समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसको कहाँ रख देंगे? एक गण में रख देंगे। गणों को कहाँ रखेंगे? एक वर्ग में, और वर्गों को कहाँ रखेंगे? एक संघ में। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी 6 इकाइयां होती हैं। तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा कि पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए ये प्लांट है या फिर एनिमल। तो ये प्लांट है, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो उसका भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम होगा। तो पहला क्या हो जाएगा? फाइलम। जैसे संघ लिखा है तो पहला फाइलम यानी पादप जगत, यानी अगर यहाँ पर प्लांट होगा तो यहाँ पर हम प्लांट लिख देंगे, प्लांट ही लिख देंगे, और एनिमल होगा तो एनिमेलिया लिख देंगे। उसके बाद बात करेंगे संघ की, फिर वर्ग की, फिर गण की, फिर कुल की, फिर वंश की, फिर जाति की। ऐसे ही हम लोग को करना है क्लासिफिकेशन किसका? ह्यूमन बीइंग का या फिर मैन का। तो किंगडम क्या है? एनिमेलिया, क्योंकि हम लोग का क्या बिलोंग करते हैं? जो किंगडम हम लोग का एनिमल, यानी हम लोग जंतु जगत से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखते क्या? प्लांटी। फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा जो होती है वो नोटोकॉर्ड हम लोगों में पाई जाती है। सब फाइलम क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेटा। उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी? मैमेलिया हो जाएगी। सब क्लास क्या हो जाएगी? यूथेरिया हो जाएगी। ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेट्स हो जाएगा। फैमिली क्या होगी? होमोनिडी होगी। और जीनस क्या होगा? होमो। और स्पीशीज क्या होगी? सेपियंस, क्योंकि हम लोग का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम वो क्या होता है? होमो सेपियंस। और हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है, इसलिए उसमें क्या लिखना है कि जीनस जो होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीशीज होगी उसका जो पूरा नाम होगा वो पूरा स्मॉल लेटर में होगा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का टॉपिक है जनरेशन। जनरेशन जो है कंप्यूटर में जनरेशन जो है उसको हम लोग विकास के क्रम में 5 भागों में बांट सकते हैं।
जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है वो हमारी है 1946 से 1956 तक। सेकंड जनरेशन है हमारी 1956 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन है हमारी 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन है हमारी 1971 से आज तक। और फिफ्थ जनरेशन है हमारी वर्तमान से जो अब फ्यूचर आएगा तब तक। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर जो है बहुत बड़े बड़े होते थे, इनको मैनेज करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत लार्ज था। इनको वर्किंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। साथ ही साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते थे तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, तो हीट प्रोड्यूस करते थे उसको कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशंस का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें स्टोरेज की तो वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया पंच कार्ड और पंच टेप का। बहुत कम रिलायबल होते थे ऐसे कंप्यूटर्स और मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। मशीन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो ये मशीन लैंग्वेज जो होती है वो इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है कि हम लोग जो है उसमें कोडिंग आसानी से नहीं समझ सकते मशीन लैंग्वेज की। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 पे पूरी बेस होती है। साथ ही साथ असेंबली लैंग्वेज जिन पर भी प्रोग्राम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो लेस रिलायबल थे। पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था और इनपुट आउटपुट के लिए, और मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ था। इस पीढ़ी में हम लोगों ने ENIAC का निर्माण किया। इसके पहले हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ होगी, तो वहाँ पे हम लोगों ने पासलाइन मशीन, एनालिटिकल इंजन, इन सब की बात की थी। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। तो फर्स्ट जनरेशन में इस तरह से हम लोगों ने यूज़ किए एडवैक, एडसैक, ये भी कंप्यूटर्स इसी जनरेशन के। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या था, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग से, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे यूज़ होते थे, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता था। लेकिन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने से क्या हुआ, जो कंप्यूटर का साइज़ हुआ वो थोड़ा छोटा हो गया, कम ऊर्जा लेने लगे। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से तुलना करें तो उनसे ज़्यादा रिलायबल थे। जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो भी उनसे ज़्यादा हो गई थी और लो कास्ट थी उस कंप्यूटर की तुलना में। यहाँ पे हम लोगों ने कोबोल और फॉर्ट्रान लैंग्वेजेस का यूज़ किया। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, इन लैंग्वेजेस का हम लोगों ने यूज़ किया। स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट टाइप की, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया, प्रिंटर्स का यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या यूज़ किया, आईसी। आईसी क्या होती है हमारी, आईसी होती है हमारी इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप एक ऐसी प्लास्टिक की चिप होती है जिस पर 1000 ऑफ जो सर्किट्स होते हैं वो फैब्रिकेट किए जा सकते हैं और फैब्रिकेट करके इसका यूज़ किया जाता है। तो आईसी चिप का प्रयोग करके क्या हुआ, जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज़ और छोटा हो गया और वो और रिलायबल हो गया। साथ ही साथ इस जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग कंप्यूटर थे वो सेकेंड जनरेशन की तुलना में और छोटे हो गए, बहुत रिलायबल हो गए और तेज़ हो गए। और अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करें तो इनकी कॉस्टिंग जो थी वो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से कम थी। बात करें कि इस समय कौन कौन से कंप्यूटर हम लोगों ने यूज़ किए, तो ICL 2903, ICL 1900, IBM की कुछ सीरीज़ यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप की। तो इस तरह के सारे कंप्यूटर्स हम लोगों के द्वारा डेवलप किए गए अलग अलग जनरेशन्स में। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो हम लोगों ने यहाँ पर PLI लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड जनरेशन में यूज़ की। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में जो हम लोगों ने टेक्निक यूज़ की वो टेक्निक थी हमारी VLSI टेक्निक। कौन सी टेक्निक थी, VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्निक का हम लोगों ने प्रयोग किया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए इस समय हम लोगों ने हार्ड डिस्क का यूज़ किया सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, और हार्ड डिस्क के साथ मैग्नेटिक
डिस्क भी यूज़ होती थी उस समय। उसके बाद हम लोग बात करें इनपुट आउटपुट की, तो इनपुट के लिए हम लोगों ने 4th जनरेशन में कीबोर्ड और आपका इनपुट के लिए माउस, लाइट पेन, लेज़र पेन, OCR, MICR, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया 4th जनरेशन में यूज़ की। फिर हम लोगों की बात आई 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी मेमोरी के लिए हम लोग यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो ULSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हम लोगों ने परिकल्पना की, यहाँ पे इंटेल फैमिली आ गए, माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे आ गए। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स वो प्रोसेसर्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं आकार में, इनमें गोल्डन पिन्स होती हैं, और ये प्रोसेसर जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसकी तुलना में काफ़ी तेज गति से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने PCs बना लिए, यानी पर्सनल कंप्यूटर बना लिए। पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग ऑफिस में, इंस्टीट्यूशन में या अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, OCR, MICR, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किया। आउटपुट में हम लोगों ने प्रिंटर्स डिफरेंट टाइप के, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और आपके चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सारे टाइप के प्रिंटर्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ प्लॉटर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए सेकेंडरी स्टोरेज में। साथ ही साथ स्पीकर्स भी यूज़ किए। यहाँ पे अगर हम लोग 5th जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने AI यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज़ किया। इन चीज़ों के यूज़ से क्या हुआ, जो हमारी प्रोग्रामिंग थी, AI के यूज़ से नई नई चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की, नई नई मशीनों का आविष्कार किया और नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। रोबोटिक्स की सहायता से हम लोगों ने कई तरह के रोबोट बनाए। जो रोबोट कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे वर्क करना मुश्किल होता है, वहाँ पे हम लोगों ने रोबोट्स का यूज़ किया। जहाँ पर ह्यूमन वर्क नहीं कर सकता वहाँ पर ये हमारे रोबोट जाकर वर्क करते हैं। इसके अलावा जो 5th जनरेशन थी वहाँ पर हम लोगों ने रैम का यूज़ किया, ROM का यूज़ किया और फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया। इन सब चीज़ों का यूज़ किया उस समय हमने जाके। और 5th जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, 4th जनरेशन में ही स्टार्टिंग हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स बनाए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग का गुण रखते हैं, यानी वो एक साथ कई सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, एक साथ कई सारे टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। इसके अलावा कई सारी और चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे 5th जनरेशन में जो हम लोगों ने यूज़ की। यहाँ पे क्या हुआ, जनरल यूज़र के लिए भी सिस्टम बनाए गए। सिस्टम जो थे वो ओनली CRT न रहकर LCD, LEDs और साथ ही साथ लैपटॉप, कॉम टॉप और भी बहुत सारे डिवाइसें बनाई गई जो आसानी से हम लोग कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा, VB.NET, ASP.NET और आपका पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर हम लोगों ने विकसित कर ली, जिससे प्रोग्राम की कोडिंग करना आसान हो गया। यूज़र को प्रोग्राम की कोडिंग समझ में आने लगी। यूज़र ने सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से अनेक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो हमारे रियल लाइफ में बहुत सारा वर्क करते हैं। हम लोगों ने ये जाना कि किस तरह से कंप्यूटर में चेंजेस आते गए और किस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन कंप्यूटर रिलायबल होते गए, कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया यानी कॉम्पैक्ट होते गए, और किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस देखी। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जो हमारी 1st जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। फिर 2nd जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो ट्रांजिस्टर्स थे। 3rd जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो हमारी IC थी। 4th जनरेशन में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की वो VLSI थी। और 5th जनरेशन में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की वो हमारी ULSI थी। इसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करने के बाद हम लोग बात करें कि आपका कौन कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ की, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस यूज़ की। तो 1st जनरेशन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड का यूज़ किया। 2nd जनरेशन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट में मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ किया, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया। उसके बाद 3rd जनरेशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक मेमोरी के साथ साथ सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया। 4th जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी के साथ साथ हम लोगों ने रैम रोम का उपयोग किया। और 5th जनरेशन में हम लोगों ने एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सारी मेमोरीज़ का यूज़ किया। आउटपुट की बात करें तो हम लोगों ने जो 3rd जनरेशन है उसमें आउटपुट में हम लोगों ने प्रिंटर्स यूज़ किए।
फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने प्रिंटर्स के डिफरेंट टाइप यूज़ किए और फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों ने प्रिंटर्स यूज़ किए, प्लॉटर्स यूज़ किए, स्पीकर्स यूज़ किए एज ए आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ किया, माउस यूज़ किया, जॉयस्टिक यूज़ किया, लाइट पेन यूज़ किया और क्या यूज़ किया, MICR यूज़ किया, OCR यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जनरेशन बाय जनरेशन यूज़ की। उसके बाद हम लोगों का जो मशीन थी वो सबसे पहले बहुत बड़ी थी, फिर मशीन का साइज़ कॉम्पैक्ट होता गया धीरे धीरे। अगर हम लोग बात करें फिफ्थ जनरेशन की तो उस समय हम लोग के पास CRT, LED, LCD और आपका बहुत सारे लैपटॉप, टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस समय हमारे पास अवेलेबल थी। तो इस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होता गया। डेवलपमेंट होने के साथ साथ उनमें चेंजेस होते गए, उनकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते गए, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में चेंजेस होते गए, मशीन में चेंजेस होते गए, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ गई और साथ ही साथ जो सिस्टम का साइज़ था वो छोटा होता गया और जो एनर्जी कंजम्पशन था वो भी धीरे धीरे लेस हो गया। सो ये था हमारा पूरा कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो जनरेशन्स के आप लोग टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। जनरेशन का टाइम पीरियड जो फर्स्ट जनरेशन था वो था 1946 से 1956, सेकेंड 1956 से 1964, थर्ड 1964 से 1971, फोर्थ 1971 से आज तक और फिफ्थ पीढ़ी जो अभी अब हमारी चल रही है। तो ये था हमारा कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये जनरेशन्स के बारे में आप लोग रिवाइज करें और ये आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया। थैंक यू क्लास। Hello, my dear student. Have a wonderful morning to one and all. I welcome you on your video lecture class. My dear student, we were continuing the chapter that was The Fun They Had. The name of the chapter was The Fun They Had, and it's written by Isaac Asimov. So, really it was very interesting story that was continuing last two previous classes. And we people have seen that there were four characters are there. The first one was Tommy, that was he was a 13 years old boy, and Margie, she was a 11 years old girl, and Margie's mother, Mrs. Jones, and county inspector. County inspector is a person who comes to repair her mechanical teacher. So through last previous classes we came into contact of all these four people. So student, we were continuing the story that was left day before yesterday. We have seen that Margie's mechanical teacher was not working well. We have seen that Margie's mechanical teacher was not working well. That's why Margie's mother has called county inspector. So county inspector came to her house, and he did something into her mechanical teacher, and at last after doing something it started working well. But I had already told you that it was not the point of the view of the Margie. She was thinking like that her mechanical teacher will not work well because she was not interested. She was not interested in doing all types of the test, because mechanical teacher was giving her test after test, and that was a geography test, and in that test she was not doing well. And whenever we have no interest in doing all these things, we really don't do anything good in that thing. It's also happened in our case, student. It also happened in your day-to-day life. Whenever you have no interest in doing such type of the thing, in particular thing, really you do something wrong, really you do the things in a bad way, you do the things in not a proper way. The same things was happening with Margie, because she was not interested in doing all these types of the test. Okay, so let's proceed to our actual test. What was going on? The paragraph is here. The inspector has smiled after he had finished and patted Margie's head. So he did his best, and the mechanical teacher started working well. So what did he do after that? He patted Margie's head. It means he smiled that
it's really working well and you can do your test. That is the best option for you. He said to her mother, it's not the little girl's past, Mrs. Jones. Who is Mrs. Jones here? Mrs. John is the name of Margie's mother. I think the geography sector was geared a little too quick. The geography section, the subject that was given to Margie's, it was not working well because it was the subject that was beyond his limit, that was beyond her expectation. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. It happens often. It happens to someone, and I have slowed it up to an average 10 years level. So I did something good to this mechanical teacher, and now it started working well, and now it's working according to the age of 10 years old. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. If we talk about her pattern, if we talk about the level of Margie's, so it's quite satisfactory. She's an average student, and he patted Margie's head again. Then after what's happened? He patted Margie's head again. Again, he just gave his symbol to Margie's, and Margie was disappointed. She was not happy because she did not want to do her test because the mechanical teacher was giving its test after test. So she was getting bored. She had been hoping they would take the teacher away altogether. It was into the mind of the Margie's that it had been gone for some time. She did not want to study for some time. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So it was happened with Tommy that his mechanical teacher was not working for a month. It was a thought of the Margie that my mechanical teacher will also not work for a long. So I didn't have any work to do. Then after, so she said to Tommy, why would anyone write about his school? Why would anyone write? This was the question Margie is asking to Tommy. Why would anyone write about the school? So is it a subject of writing about the school? I think it's a worse subject. Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy was looking at her, and his voice was really surprising to see her, and he was saying, really, it's a matter of writing about the school because it's not our kind of the school is stupid. So Tommy is giving explanation to her. He is just giving clarification to her that such types of the school are not like our school. The school are something different from our school. This is the old kind of the school that they had hundreds and hundreds of years ago. So we are talking about those kinds of the school that we find in 100 years of the ago. He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. The meaning of the loftily is written in a superior way. So he is giving clarification that he is talking about the school that were found in 100 years ago. So he was giving this explanation in a superior way, in a sublime way. Fine. So Tommy looked at her with very superior eyes because it's not her kind of a school stupid. Fine. This is the old kind of the school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. So people are talking about those kind of the school that were found in 100 years ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time. I don't know. I'm really aware of that, which type of the school were found in 100 years ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Now, she wanted to read such a old type of the book, and she read that book. And she said that they had teacher. Which type of the teacher they had?
Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. It was not regular teacher. It means to say these were not the mechanical teacher. These were not the computerized teacher. They had regular teacher. Regular teacher. They had a physical teacher, and they were man. They were man and women. A man. How could a man be a teacher? It's a question that Maji was asking to Tommy, that we have such type of the teacher, and how can a man be a teacher? It was a question. Well, he just told the boys and girls things, gave them homework and asked them questions. So what did he do? He just gave some explanation to girls and boys, and then after he gave some homework to them, and he asked many questions to them. So this was the work of the teacher, and a man is not smart enough. Margi is giving explanation here that I think man is not smart enough, just like computer. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. My father knows as much as my teacher. My father is also a teacher, and he knows much better than computer teacher. He knows almost I betcha. The meaning of the betcha is written over here. That is to bet, shart lagana. Okay. So here Tommy is saying over here that I bet you that a man is much more better than mechanical teacher. Margie was prepared to dispute. He knows almost as much better. Margie was not prepared to dispute that. Actually, Margie was not into the mind of that. She did not want to do something wrong with him. She did not want to disagree with that point of the view. But she did not want to fight. She said, I would not want a strange man in my house to teach. I did not want any strange person. I did not want in my house to teach, because a teacher is a strange person, a teacher is a peculiar person, a teacher is something extraordinary personality for her. That's why she is saying I did not want a strange person to teach me. Tommy screamed with laughter. Tommy started laughing. And you don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. The teachers didn't leave the house. They had a special building, and all the kids went there. So the teacher didn't leave our house. The teacher did not remain in our house. And the school is a special building. The school is something different type of the building in which we have to go to study, and the teacher have to come over here to teach us. Okay. And all the kids learned the same thing. This was the question. That all the kids, all the students, all the girls and boys have to learn the same things, same subject. Sure, they were the same age. If they are in the same age, so they have to learn the same thing. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches them that each kid has to be taught differently. So my mother comes at that time, and she also gave explanation that the teacher has to be adjusted. The teacher has to teach something different in a different way according to the age of the student. If you are at the age of the 11, if you are at the age of the 13 and 14, so the teacher has to teach you something different. So that is depend upon the teacher. It's not depend upon the subject. It depend upon the teacher. So teacher has to adjust. A teacher has to be adjusted himself or herself according to the age of the student. Okay. So my mother gave me such type of the explanation. Just the same they didn't do that way even. Just the same they did. जैसा आज होता है, whatever we are doing in the present scenario, whatever we are doing in the present era, that did not happen centuries and centuries ago. If you don't like it, you don't have to read the. अगर तुम्हें नहीं पसंद है, तो तुम इस बुक को नहीं पढ़ो. Why are you giving your disgrace about this book? I didn't say I didn't like it. Now Margie gave her explanation. I didn't say you that I didn't like this book, and it's not my statement. Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. She was really eager to come to know. She was really curious to come to know what was happening in that school and which type of the school they were.
So they were not even half finished when Margie's mother called Margie in school. So they were not half finished even a half of the book. अभी आधी किताब भी खत्म नहीं हुई थी. मार्जी की मदर ने पॉइंट आउट किया Margie's school. Margie looked up, not yet. No. Margie's mother pointed, you have to go to school. It's the time for the school now. Now, said Mrs. John, and it's probably time. What time? Probably means perhaps. Perhaps it's also the time of the Tommy. Perhaps it's also the time of the Tommy and you both have to go to the school. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Can I read books some more with you after? Yani after getting over the school, can I come with you to read something about that school? Because now Margie's interest is evoked. Margie's interest has originated to read about that book. Now maybe he said nonchalantly, showing less interest. So he was not showing much interest, but he is saying that you can come, not showing much interest. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Whistling अपनी book को he was taking his book in his arm and he was showing less interest. That this was the thing that he wanted to show that I'm not interested that you must read this book. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. So Margie अपने स्कूल चली गई. The school was at that home, and that was a mechanical type of the school, and that was next to his bedroom. It means it was just beside of his bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. So at that time, mechanical teacher was waiting. In the same way, when we go to our school, so and when we got late for coming in the school, so sometime teachers started teaching and you have to go to the school, so you just say, may I come in, sir? So that time you just feel disgusting. That time you just have to give your explanation why I got late coming to school. In the same way, mechanical teacher was waiting for Margie. Okay, so it was always on and same time every day except Saturday and Sunday. You people have your holiday only on Sunday, but the mechanical teacher, on a computer screen, she had a holiday on Saturday and Sunday. So only except Saturday and Sunday, she had to study on her mechanical teacher, because her mother said little girls learn better if they learned at a regular hours. So we will also know this thing, that if we study something in a regular way, if we study something at a regular hours, so we can get the things in a easy way. It's also our point of view. ऐसा होता है बच्चों कि अगर किसी भी चीज को आप regular ways पे अगर आप learn कर रहे हैं, you are getting anything in a regular way, in a regular process, and exact word is consistency. If you don't give up anything until and unless you get your destination, until and unless you got your determination, you got your destination, you got your aim, goal and purpose, all these things. So this is the result of your consistency. This is the result of your perseverance, because you have not left that type of the thing. In the same way, if we study anything at a regular hours, if we study anything for regular routine, so it's not necessary for us that we have to study 6 and 7 hours or 8 hours in a day. Whatever time you give towards your study, you have to give it regularly. Even you can give 2 hours or 3 hours, but 3 hours is compulsory to give in a day. Fine. So this is the best process of learning anything in a easy way. Okay, so little girls learn better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it set. So when she entered into her room, so the screen was there. It was started. Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. What was the subject of that day? The subject was arithmetic. That is called in Hindi Ank Gadit lesson, addition of proper fraction. So subject क्या था? Proper fractions को add करने थे. Please insert yesterday's homework in the proper start. So there was a comment on that. There was a
there was a message for her that you have to give your yesterday's homework. Okay, Margie did so with a sigh of relief. Sigh of relief, matlab unwillingly. She was not interested in doing all these things, but unwillingly she was doing all that things. And she was thinking about the old schools they had when her grandmother was a little boy. She was also started thinking about those kind of the school. Whenever her grandparents were little children, and they had to attend the school. So she was started thinking about those kind of, when her grandfather was a little boy, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. So it was also going on into her mind that different types of the people from distant places, दूर से बच्चे आते होंगे, and they gathered all together in the schoolyard, and school के ground में सब gathered होते होंगे, सब एक जगह इकट्ठे होते होंगे, and they started laughing, they started shouting in the schoolyard, चिल्लाते होंगे, हंसते होंगे, they smiled to see one another sitting together in the same schoolroom, and they also had an opportunity to sit in the same place, in the same in the proper place. They have seats and bench, and furnitures are also available there. So it was the thinking that was going on into her mind. Still she was sitting before her mechanical teacher, but now that thought was skipped into her mind. Now she was thinking about the old types of the school, the building of the school, the teacher of the school, the physical teacher of the school. Okay, now going home together, and after getting over the school, when the school have got over, they had to come back to school. So they went together. They साथ जाते होंगे. At the end of the day, they learned the same thing, so they could help one another with the homework and we talk about. So this was also the thought into her mind, that they learn together the same thing. So if we are learning the same thing together, so it's a good opportunity for us that we people can help to one another. एक दूसरे की हम लोग मदद कर सकते हैं. And the teacher were people, and the main thing was that teacher were people. They were physical teacher, and the mechanical teacher was flashing on the school. So this was the thought of the Margie. Margie was thinking that thing, but at that time mechanical teacher screamed. Screen में mechanical teacher ने उसको focus किया. When we add fraction 1/2 and 1/4, when she was adding the fraction 1/2 and 1/4, at that time mechanical teacher screamed. Now Margie was thinking about how the kids must have learned it on old days. It was also the thought of the Margie. She was also thinking that how the kids must have loved it old days. तो old days में कैसे बच्चे जो होते होंगे इस चीज को प्यार करते होंगे. They really liked such type of the school. They really liked such type of the study that they had. Okay, she was thinking about the fun they had. She was thinking now the Margie's come to the title of the chapter that is written over here. The chapter is the fun they had. This is the name of the chapter. So now the Margie's concluded. It is the last line of the chapter. She said that a lots of fun, a lots of enjoyment, a lots of enthusiasm, a lots of courage, and different types of the things of getting entertainment in their life they had, because they have all things as a live example. The student can feel the touch of the teacher